तो हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग और क्या चल रहा है आपका। उम्मीद करता हूँ हमारा जो पहला लेक्चर हुआ था, जो लास्ट लेक्चर था, वो उसमें आपको सभी समझ में आया होगा, अच्छे से आपने देखा होगा, अच्छे से रिवाइज किया होगा। ठीक है, आपने लेक्चर भी देखा होगा और लेक्चर के नोट्स भी अगर आपने बना लिए और आपने बुक भी, आपकी जो रेफरेंस बुक है, अगर आपने वो भी पढ़ ली है, तो मुझे नहीं लगता कि किसी चीज़ में आपको डाउट हो। फिर भी अगर डाउट हो तो उसको अच्छे से क्लियर करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलो अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर पर आ जाते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में क्या क्या डिफरेंस होता है, उन दोनों के बीच क्या क्या एडवांटेज एंड एडवांटेज एडवांटेज बोले तो क्या क्या मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हैं। ठीक है, कौन सा ज़्यादा एडवांस है, किस में कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है और किस में श्योरिटी लाइफ की ज़्यादा है, वो सारी चीज़ें हमने देख ली थी। ठीक है, अब बात करते हैं, और यानी एसेक्सुअल को हमने पूरी तरीके से डिटेल में कल वाली क्लास में पढ़ लिया था। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो कि होगा आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहने का मतलब क्या है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मैंने आपको छोटा सा मतलब बताया था कि उसके अंदर गैमीट का फॉर्मेशन होना चाहिए, दोनों का फ्यूजन होना चाहिए। देखिए, गैमीट का फॉर्मेशन होना चाहिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, लाइक एनिमल हो या प्लांट हो, उन सब की बॉडी डिप्लॉयड होगी। यानी क्या कहने का मतलब क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले जो एनिमल या प्लांट होंगे, वो सेक्सुअल गैमीट्स जो बनाएंगे मियोसिस के थ्रू बनाते हैं। एक्चुअली सेक्सुअल गैमीट वही होते हैं जो मियोसिस के थ्रू बनते हैं। मान करके चलें कि अगर डिप्लॉयड बॉडी है, हमने कहा कि डिप्लॉयड बॉडी है, अगर डिप्लॉयड बॉडी है तो डिप्लॉयड बॉडी से सबसे पहले वाला स्टेप होगा क्या, गैमेटोजेनेसिस। अब गैमेटोजेनेसिस में क्या होगा, गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा, और गैमीट्स का फॉर्मेशन जो होगा, जो गैमीट्स बनेंगे, मान करके चलो एक मेल गैमीट है और यह एक फीमेल गैमीट है। मेल गैमीट किस में बनेगा, मेल बॉडी के अंदर, और फीमेल गैमीट किसके अंदर बनेगा, फीमेल बॉडी के अंदर। एक फीमेल गैमिट हो गया, एक आपका मेल गैमिट हो गया। मेल गैमिट कहाँ बनने वाला है आपका, मेल बॉडी के अंदर, और फीमेल गैमिट आपका कहाँ बनने वाला है, फीमेल बॉडी के अंदर। अब ये जो प्रोसेस होता है, देखो ध्यान रखना हमेशा, अगर आपका ऑर्गेनिज्म कैसा भी हो, लेकिन गैमीट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड इन नेचर। मतलब गैमीट जब भी होंगे वो हैप्लॉइड नेचर के होंगे। हैप्लॉइड मतलब क्या होता है, हैप्लॉइड मतलब क्या, एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, क्या ओनली एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम। हम पूछेंगे कि क्या ओनली एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही हैप्लॉइड होता है, या मान करके क्या हम सिर्फ और सिर्फ एन को ही हैप्लॉइड सेट बोलेंगे, बताएं पहले मुझे। इससे सबसे पहले हमें ये चीज़ समझना है कि अगर हैप्लॉइड बोल दिया हमने तो ये हैप्लॉइड क्या आ गया है, और डिप्लॉइड बोल दिया तो डिप्लॉइड क्या आ गया है। ठीक है, देखो हैप्लॉइड मतलब है जिसके अंदर पेरेंटल बॉडी से हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो। क्या कहा हमने, जिसके अंदर पेरेंटल बॉडी से हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो। अगर कोई बॉडी 6n है तो इसका जो हैप्लॉइड सेट होगा वो 3n होगा। ध्यान रखना, अगर कोई बॉडी 6n है तो उसका जो हैप्लॉइड होगा वो 3n होगा। ये कहाँ होता है, ये होता है, आपने गेहूं के अंदर सुना होगा, यानी मेज के अंदर जो होता है, ट्रिटिकम एस्टिवम के अंदर, ट्रिटिकम एस्टिवम के अंदर जो हम देखते हैं, उसमें देखते हैं कि 6n कंडीशन बनाए जाते हैं, और उसके बाद जो हैप्लॉइड बनाया जाता है वो 3n बनाया जाता है, जो कि उसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को प्रोसीड करता है। ठीक है, खैर ये हम चीज़ समझ गए क्या है हैप्लॉइड। अब बात करते हैं कि ये हैप्लॉइड जो गैमीट्स बनाए जाते हैं, यानी अपने पेरेंट्स से नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ रखने वाले जो गैमीट बनाए जाते हैं, तो यह वो किस ऐसे प्रोसेस के थ्रू चलेंगे कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाएंगे, तो हम बात करेंगे वो प्रोसेस हो जाएगा आपका मियोसिस। क्या हो जाएगा आपका वो प्रोसेस, मियोसिस। मियोसिस क्या होता है, देखें आपके पास डिवीजन दो टाइप के होते हैं, एक माइटोसिस टाइप का और एक मियोसिस टाइप का। माइटोसिस टाइप का कब होगा, देखो अगर मान करके चलो 2n यानी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, अगर वो माइटोसिस से डिवाइड करता है तो आने वाले सभी ऑर्गेनिज्म जितने भी होंगे डिप्लॉयड होंगे। प्लॉयड लेवल चेंज नहीं होगा, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाएंगी। क्या कहा मैंने,
डिवीजन अगर माइटोसिस से हो रहा है तो प्लॉइडी लेवल चेंज नहीं होगा, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि सेल डिवीजन कर रही है, अपने सेल डिवीजन क्यों करती है? अपने नंबर्स को बढ़ाने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर वो मियोसिस से डिवीजन कर रही है तो मियोसिस डिवीजन के बाद क्या होता है, नंबर ऑफ सेल्स तो बढ़ती है, लेकिन साथ ही साथ क्या होता है, प्लॉइडी लेवल भी क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है, ठीक है। तो यही होता है वो मियोसिस। प्लॉइडी लेवल हाफ मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे हो जाना। अगर हम ह्यूमन के बारे में बात करने लगे तो ह्यूमन में अगर 46 क्रोमोसोम होंगे उस सेल्स के अंदर जिससे गैमीट बनाए जाएंगे, यानी मेल में अगर देखने लगे तो स्पर्म और फीमेल के अंदर अगर हम देखने लगे तो ओवम, यानी ऐसे जो गैमीट बनाए जाएंगे, जो गैमीट प्रोड्यूसिंग जो सेल होगी या गैमीट की जो मदर सेल होगी उसके अंदर 46 क्रोमोसोम होंगे, लेकिन जो गैमीट्स बनाए जाते हैं उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होते हैं, 23, जस्ट हाफ, ठीक है। तो इसी वजह से कहा जाता है कि गैमीट आर ऑलवेज हैप्लॉइड इन नेचर। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है नंबर 1 इनका गैमीट का फॉर्मेशन और नंबर 2 उनका फ्यूजन। क्या क्या कहा मैंने? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होगा? कैसे? कि गैमीट का फॉर्मेशन होगा, बोलेंगे गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। गैमेटोजेनेसिस, मेल और फीमेल दोनों तरह के गैमीट बनाए जाएंगे और मेल और फीमेल गैमीट अब दोनों को उनको एक जगह ट्रांसफर कराया जाएगा, यानी ट्रांसफर ऑफ गैमीट, हम बोलेंगे ट्रांसफर ऑफ गैमीट। जब ट्रांसफर ऑफ गैमीट हो जाएगा, दोनों गैमीट एक जगह आ जाएंगे। अगर हम बात करने लगे ह्यूमन में या हायर ऑर्गेनिज्म के अंदर, ह्यूमन और हायर ऑर्गेनिज्म के अंदर, ह्यूमन क्या है? हाईएस्ट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। यानी आपने सुना होगा कि सबसे हाईएस्ट डिग्री का जो एनिमल है वो कौन है? वो ह्यूमन है। तो अगर हम बात करने लगे ह्यूमन या हाईएस्ट डिग्री के ऑर्गेनिज्म के अंदर मेल और फीमेल गैमीट में डिफरेंस क्या होता है कि मेल गैमीट जो होता है वो मोटाइल होता है और छोटे साइज का होता है। क्या होता है? स्मॉलर इन साइज एंड मोटाइल। अगर हम बात करने लगे ये हो जाएगा आपका मेल गैमीट विच इज मोटाइल एंड स्मॉलर इन साइज। जबकि अगर हम फीमेल गैमीट के बारे में बात करने लगे तो फीमेल गैमीट आपका क्या होगा? नॉन मोटाइल होगा और साथ ही साथ क्या होगा? बिगर इन साइज, ठीक है। दोनों गैमीट पास आएंगे, दोनों गैमीट के पास आने के बाद में दोनों गैमीट्स को मिलाया जाएगा, उनको फ्यूज करा जाएगा, बोलेंगे फ्यूजन ऑफ गैमीट, ठीक है। इट इज फॉलोड बाय द फ्यूजन ऑफ गैमीट। क्या बोलेंगे? फ्यूजन ऑफ गैमीट। देखें, बात आपने सुन लिया होगा फ्यूजन ऑफ गैमीट, और इसके साथ आपने एक मोस्ट कॉमन वर्ड सुना होगा विच इज फर्टिलाइजेशन। अब यहां एक छोटा सा ट्विस्ट आता है। आपको पता है कि फर्टिलाइजेशन जो टर्म का इस्तेमाल करा जाता है, द टर्म फर्टिलाइजेशन इज ओनली यूज्ड फॉर फीमेल गैमीट। मतलब कि फर्टिलाइजेशन टर्म जो इस्तेमाल किया जाता है, यूज किया जाता है, वो केवल और केवल फीमेल गैमीट के रिस्पेक्ट में किया जाता है। मतलब क्या है कि फर्टिलाइजेशन जो होता है, फर्टिलाइजेशन होता है फर्टिलाइजेशन ऑफ फीमेल गैमीट एंड फ्यूजन किसका? ऑफ बोथ गैमीट। फ्यूजन मतलब क्या होता है? मिलना, एक दूसरे में समा जाना, यानी फ्यूज तो होते हैं दोनों के दोनों गैमीट, लेकिन इसको अगर टेक्निकली देखा जाए तो फर्टिलाइजेशन केवल और केवल फीमेल गैमीट का बोला गया है। मेल गैमीट का फर्टिलाइजेशन नहीं होता, मेल गैमीट फर्टिलाइजेशन करता है, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन जो होता है वो केवल और केवल फीमेल गैमीट का होता है, जबकि फ्यूजन किसका होता है? दोनों गैमीट का होता है। चलिए, ये हमने बात समझ ली अपनी कि क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद में अब जब फ्यूजन ऑफ गैमीट हो गया
तो फ्यूजन ऑफ गैमिट या फर्टिलाइजेशन ऑफ फीमेल गैमिट हो गया। तो फीमेल गैमिट के फर्टिलाइजेशन होने के बाद में क्या बनेगा, डिप्लॉयड फर्स्ट सेल ऑफ लाइफ इज जाइगोट, फर्स्ट डिप्लॉयड सेल ऑफ लाइफ इज योर जाइगोट। तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है जो कि अगेन अपने एम्ब्रियोजेनेसिस के यानी क्लीवेज जो उसका गेस्टेशन पीरियड होता है उसको पार करके क्या होता है कि पार करके एम्ब्रियोजेनेसिस वाले प्रोसेस को पार करके एम्ब्रियोजेनेसिस जिसके अंदर डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन होता है, डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन होता है। तो उसके बाद में क्या होता है कि एम्ब्रियो तैयार हो जाता है, मैच्योर एम्ब्रियो तैयार रहता है बिल्कुल बर्थ लेने के लिए, मैच्योर एम्ब्रियो और क्या होता है, टेक्स बर्थ। आपका यहां से ये आपका फ्यूजन ऑफ गैमिट, जब फ्यूजन ऑफ गैमिट हो गया तो जाइगोट बन गया। तो जाइगोट का जब बन गया और इम्प्लांटेशन हो गया, तो जाइगोट का इम्प्लांटेशन होता है, उसकी अलग स्टेजेस होती हैं, उसके हम आगे पढ़ेंगे कि मोरुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला वाली स्टेजेस आते हैं इसके, जब ये एम्ब्रियोजेनेसिस के प्रोसेस से चल रहा होता है, ठीक है। तो इसका इम्प्लांटेशन होने के बाद से ये जो गेस्टेशन पीरियड जो चलता है, इसके फर्टिलाइजेशन होने के बाद से फाइनल तक जो गेस्टेशन उसको हम क्या कहते हैं, उसको गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं, जो कि कितने महीने का होता है, जो कि 9 मंथ्स का होता है। कितने महीने का होता है ह्यूमन के अंदर, 9 मंथ्स का। क्या ये सभी के अंदर गेस्टेशन पीरियड 9 मंथ्स का ही होता है? नहीं, ह्यूमन से जैसे हम अलग अलग एनिमल्स देखेंगे, यानी एनिमल टू एनिमल ये वेरी करेगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे। ये हमारी बात हो गई कि हम क्या देखेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर फ्यूजन ऑफ गैमेट देखेंगे एंड ट्रांसफर, फ्यूजन ऑफ गैमेट देखेंगे और फॉर्मेशन ऑफ गैमेट देखेंगे, और उससे क्या देखेंगे हम आगे, एनिमल का डेवलपमेंट देखेंगे, ठीक है। चलिए अगर हम देखें तो हर एक एनिमल्स के अंदर क्या देखा जाए कि हर एक एनिमल के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड अलग अलग हो सकता है। हो सकता है कि उसने एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ले रहा हो सकता है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रहा हो सकता है कि वो वाटर के अंदर फर्टिलाइजेशन करा रहा हो सकता है कि किसी भी तरीके से लाइक कैसे भी फर्टिलाइजेशन हो सकता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी अलग अलग हो सकती है, कमियां ज़्यादा हो सकती है, लेकिन अगर हम देखें तो उनमें एक मोस्ट सिमिलर पैटर्न पाया जाता है जो कि सभी के अंदर मिलता है। जो अभी हमने डिस्कस किया वो क्या होगा कि आपका गैमीट का फॉर्मेशन होगा, उनका फ्यूजन होगा, उनका क्या होगा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा और बर्थ होगा, जो कि जाएगा कहाँ तक, आपके बर्थ होने के बाद में आपकी प्रोजेनी आ जाएगी। यानी सिमिलर पैटर्न अगर हम देखने लगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, पैटर्न ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम बात करेंगे, पैटर्न ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो एक बार चलो जल्दी जल्दी मुझे बता दो क्या होगा, पैटर्न ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दोनों गैमेट का फॉर्मेशन होगा, गैमेट के फॉर्मेशन होने के बाद उनका फ्यूजन होगा, फ्यूजन होने के बाद उनका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बाद बर्थ होगा, जो कि क्या बर्थ होने के बाद क्या होगा, बेबी जन्म लेगा और जो आने वाली जो प्रोजेनी होगी। चलिए हम बात कर लेते हैं, देख लेते हैं एक बार और कि गैमेटोजेनेसिस होगा। गैमेटोजेनेसिस के बाद में अगर हम देखते हैं तो क्या होगा कि फ्यूजन होगा उनका, उसके बाद उसका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा, और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होने के बाद बर्थ होगा, और बर्थ होने के बाद में जो बेबी जन्म लेगा, जो बेबी का बर्थ होता है, ये जो बेबी होता है ये पूरे तरीके से, या हम कह सकते हैं कि बहुत सारी वेरिएशंस के साथ में पैदा होता है। यानी जैसा हमने कल देखा था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर बनने वाली जो प्रोजेनी थी वो क्लोन थी, वो अपने पेरेंट्स के साथ में 100% फिजियोलॉजिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर थी, जबकि हमारे यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो आने वाली प्रोजेनी होती है वो अपने पेरेंट्स से पूरी तरीके से सिमिलर ना हो करके कुछ वेरिएशन शो करती है, और यही जो वेरिएशंस होती हैं वो उसको उसके एटमॉस्फेयर में रहने के लिए फिजिबल बनाती हैं
उसको स्पेशल बनाती हैं, ठीक है। तो यानी जो आपकी जो बेबी के अंदर जो वेरिएशंस होगी, यानी हम कह सकते हैं नॉट 100% सिमिलर टू पेरेंट्स। जैसे कि क्लोन में हमने देख लिया था, ठीक है। ये हो गए आपका पैटर्न ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? क्या है कि दोनों का गैमेटोजेनेसिस होगा, फ्यूजन होगा, उनका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा, बर्थ होगा और बेबी आ जाएगा। दिस वन इज योर पैटर्न ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक होगा, नेक्स्ट टॉपिक होगा आपके फेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फेजेस ऑफ लाइफ के बारे में अगर हम बात करने लगे, उससे पहले हम बात करेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले एनिमल्स के जो कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं आपके रेफरेंस बुक के अंदर, उसके बारे में अगर हम बात करने लगे कि एवरी एनिमल इज डेवलप्ड विद इज स्पेशलिटी, यानी विद ही हैज सिलेक्टेड हिज स्पेशल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू देयर नीड। अकॉर्डिंग टू देयर नीड, व्हाट वाज देयर नीड? नीड क्या थी उनकी? एक्चुअली जो नीड थी उनकी, वो था उनका हैबिटेट, वो था उनकी फिजियोलॉजी, वो उनके सराउंडिंग एटमॉस्फेयर था, ठीक है। तो जैसे अगर हम बात करने लगे तो कुछ एनिमल जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो शो करने वाले होते हैं, एनिमल या प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो शो करने वाले होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करने वाले वो कैसे हो सकते हैं? या तो यूनिसेक्सुअल हो सकते हैं या बाइसेक्सुअल हो सकते हैं। ऑर्गेनिज्म जो हो सकता है वो कैसा हो सकता है? आइदर यूनिसेक्सुअल हो सकता है और बाइसेक्सुअल हो सकता है। यूनिसेक्सुअल मतलब होता है कि केवल और केवल मेल या फीमेल होना, इन विच रिस्पेक्ट, यानी या तो केवल और केवल मेल गैमेट बनाएगा या वो केवल और केवल फीमेल गैमेट बनाएगा, और वो केवल या तो मेल की तरह बिहेव करेगा या वो फीमेल की तरह बिहेव करेगा। जबकि बाइसेक्सुअल जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनके अंदर मेल और फीमेल दोनों गैमेट बनते हैं, इनके अंदर मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होती हैं, ठीक है। यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म को और जो वर्ड्स दिया गया है वो क्या कहा गया है? वो कहा गया है डायोशियस। किसके रिस्पेक्ट में? प्लांट के रिस्पेक्ट में। जब हम प्लांट के बारे में बात कर रहे होते हैं तो आपका यूनिसेक्सुअल जो प्लांट होता है उसको हम डायोशियस बोलते हैं। डायोशियस मतलब क्या होगा? देखो, डायोशियस मतलब होगा कि जब प्लांट के ऊपर, जैसे मान करके चलो ये प्लांट है और अगर एक प्लांट बिहेव कर रहा है एज अ मेल और उसके अलावा दूसरा प्लांट बिहेव कर रहा है एज अ फीमेल, यानी ये बिहेव कर रहा है एज अ फीमेल और ये बिहेव कर रहा है एज अ मेल, तो डायोशियस क्या कहा जाएगा कि डायो मतलब दो, डाई मतलब हो जाएगा आपका दो, और शियस मतलब हो जाएगा प्लेसेस। शियस मतलब हो जाएगा आपका प्लेसेस। देखो, मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए ये वर्ड्स कहे हैं। शियस मतलब प्लेस नहीं होता, या हम कह सकते हैं कि शियस को जो हमने प्लेस से जो जस्ट रिलेट किया है, तो डायोशियस यानी दो अलग अलग सेक्स के लिए दो अलग अलग प्लेस होंगे। दो अलग अलग सेक्स मतलब मेल और फीमेल के सेक्स जो होंगे या मेल और फीमेल जेनाइटेलिया जो होंगे अलग अलग प्लेसेस पर, या हम कह सकते हैं अलग अलग ऑर्गेनिज्म के ऊपर। और अगर हमने अलग अलग ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर ली तो अगर हम प्लांट को बोलेंगे तो हम कहेंगे कि एक प्लांट के ऊपर मेल सेक्स ऑर्गन होंगे और एक प्लांट के ऊपर फीमेल सेक्स ऑर्गन होंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या कह देंगे? डायोसियस। जबकि अगर हम बाइसेक्सुअल के बारे में बात करें और इसको हम प्लांट के बारे में बात करने लगे तो इसको हम कहेंगे मोनोशियस। मोनो मतलब एक और शियस हो जाएगा आपका प्लेस, यानी बोथ सेक्स ऑर्गन या सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स आर लोकेटेड ऑन द सेम। मोनो मतलब एक, यानी या एक, आर लोकेटेड ऑन सेम। मोनो मतलब सिंगल, शियस मतलब प्लेस, यानी सिंगल प्लेस फॉर बोथ सेक्स। हम कह सकते हैं सिंगल प्लेस फॉर बोथ सेक्स। मतलब क्या है कि आपका
मेल और फीमेल गैमीट वो एक ही प्लांट के ऊपर होगा और ऐसे चीज़ को हम, या एक ही ऑर्गेनिज्म को के ऊपर होगा और ऐसे चीज़ को हम क्या कहते हैं, हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल। ठीक है, समझ में आया आपको, ये चीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हम देखने लगें कुछ अपने गिवन एग्जांपल्स को, तो क्या यूनिसेक्सुअल होगा, क्या बाइसेक्सुअल होगा, आप फर्स्ट वाले को अगर अपने देखने लगें तो फर्स्ट एग्जांपल आपका अर्थवॉर्म का है। तो अर्थवॉर्म आपके एनिमल के अंदर आ गया। अर्थवॉर्म आपका बाइसेक्सुअल एग्जांपल हो जाएगा। आपने देखा होगा जो चूहा, जो केंचुआ जो चलता रहता है, वो लाइक जो अर्थवॉर्म होता है उसके अंदर मेल और फीमेल जो होते हैं वो अब हम कहाँ देख सकते हैं, हम कहीं भी, जैसे बारिश का मौसम है आज के टाइम, इस टाइम में बहुत ज़्यादा होते हैं ये। ठीक है, तो देख सकते हैं। तो इनमें के अंदर क्या होता है, इनके अंदर मेल और फीमेल चीज़ें अलग अलग नहीं होती। नेक्स्ट आपका दे रखा है एग्जाम्पल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज आपका कॉकरोच। कॉकरोच एक इसका ये रहा और दूसरा ये रहा। दैट वन इज योर मेल कॉकरोच, जबकि ये क्या हो जाएगा आपका फीमेल कॉकरोच। यानी अगर हम कहने लगे, अगर अर्थवॉर्म आपका बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है, जबकि आपका जो कॉकरोच है वो क्या है, वो एक यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म के अंदर आता है। चलिए प्लांट्स के अंदर बात कर लेते हैं। प्लांट्स में अगर हम प्लांट्स में बात करते हैं, कारा के अंदर, ये एग्जाम्पल किस चीज का, आपका कारा का। कारा के अंदर क्या होता है, कारा के अंदर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स को देखो। इसके अंदर ये क्या है, एक फंजाई है। तो फंजाई में कारा के अदर जो फंजाइज होती हैं, तो उसमें सेक्स ऑर्गन्स को एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया या एंथ्रीडिया एंड ऊगोनिया कहा गया है। जबकि अगर हम कारा के बारे में बात करते हैं, तो कारा के अंदर सेक्स ऑर्गन्स को बात करते हैं अगर फीमेल के अंदर और बात करते हैं मेल के अंदर, तो मेल के अंदर कारा के अंदर मेल सेक्स ऑर्गन को ग्लोब्यूल कहा गया है और फीमेल सेक्स ऑर्गन को न्यूक्यूल कहा गया है। कैसे याद रखेंगे कि मेल और फीमेल कहाँ हैं, मेल और फीमेल क्या है कि आपके ग्लोब्यूल एंड निक्यूल जो स्ट्रक्चर्स हैं, निक्यूल आपकी फीमेल सेक्स ऑर्गन है, जबकि ग्लोब्यूल आपके मेल सेक्स ऑर्गन है। किसके अंदर है, कारा के अंदर। ठीक है, चलिए अब देखें, चलो बात करते हैं याद कैसे रखना है। याद करने के लिए मैं एक आपको बहुत आसान से ट्रिक देने जा रहा हूं। हम बात करेंगे गन, GUN, जो गन होती है आपकी बंदूक जो होती है, तो बंदूक की फायरिंग कैसे करते हैं, ऊपर करके। हम सामने करके नहीं करते, हम कैसे करते हैं, सामने करेंगे तो कहाँ जाएंगे, हमारे कैमरे के अंदर। तो हम क्या करेंगे, कैमरे को बचाने के लिए अपने फायरिंग जो करेंगे ऊपर करके करेंगे, हवाई फायरिंग जिसको बोलते हैं। तो हम कहेंगे गन जो होता है, गन ऊपर करके चलाया जाता है, गन ऊपर करके चलाई जाती है, ऊपर करके चलाई जाती है, गन ऊपर करके चलाई जाती है, मतलब यानी ग्लोब्यूल और निक्यूल जो होंगे ये रहे। ग्लोब्यूल आपका नीचे होगा, जबकि न्यूक्लियूल कहाँ होगा, आपका ऊपर की तरफ हो जाएगा। ठीक है, ये ऊगोनियम को हम यहाँ पर कहाँ, कारा के अंदर क्या कहेंगे, निक्यूल कहेंगे, और जबकि इसको क्या कहेंगे, ग्लोब्यूल कहेंगे। ठीक है, मेल सेक्स ऑर्गन को आप ग्लोब्यूल कहोगे और फीमेल सेक्स ऑर्गन को आप निक्यूल कहोगे। आपको याद कैसे रखना है कि ग्लोब्यूल नीचे है या फिर निक्यूल ऊपर है। देखें, एक तो मैंने आपको बता दिया कि गन जो होती है ऊपर को चलाई जाती है, तो GUN करके ऊपर की तरफ को हम कर देंगे, यानी ग्लोब्यूल नीचे और फीमेल पार्ट ऊपर हो जाएगा। दूसरा हम दे सकते हैं कि फीमेल क्या है, फीमेल एम्पावरमेंट चल रहा है, तो फीमेल एम्पावरमेंट के थ्रू क्या हो रहा है, लड़कियां, या हम कह सकते हैं लेडीज, या फीमेल हम कह सकते हैं कि फीमेल क्या छू रही है, आसमान छू रही है। फीमेल क्या छू रही है, आसमान छू रही है। वुमेन एम्पावरमेंट के थ्रू क्या कर रहा है, फीमेल जो है क्या छू रही है, आसमान छू रही है, अच्छे अच्छे काम कर रही हैं। तो इस वजह से क्या होगा, वो आसमान की तरफ या ऊपर की तरफ मिलेगा, जबकि मेल क्या कर रहे हैं, वो
नीचे हैं। ठीक है, चलो आ जाओ। आपने ग्लोब्यूल और निक्यूल भी देख लिया, आपने कॉकरोच जैसा एक यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म भी देख लिया, यूनिसेक्सुअल एनिमल भी देख लिया, और आपने अर्थवर्म के जैसा एक बाइसेक्सुअल एनिमल भी देख लिया। बात करते हैं आपके नेक्स्ट एग्जाम्पल मार्केंशिया के बारे में। क्या हो जाएगा आपका मार्केंशिया का? अगर हम बात करेंगे मार्केंशिया के बारे में तो देखिए मार्केंशिया क्या होता है, आपका डायोशियस प्लांट होता है। मार्केंशिया आपका क्या है? डायोशियस प्लांट है। आते किसके अंदर हैं? लिवरवर्ट्स के अंदर आते हैं। लिवरवर्ट्स किस में आते हैं? ब्रायोफाइट्स में। तो अगर हम ब्रायोफाइट्स के अंदर देखें तो ब्रायोफाइट का मोस्ट फेमस एग्जाम्पल या मोस्ट इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल हम कहने लगे तो मार्केंशिया होती है। इसके मार्केंशिया क्या होता है कि ब्रायोफाइट के लिवरवर्ट के अंदर आता है। लिवरवर्ट क्यों कहा गया है इसको? लिवर से आ रहा है, पहला वर्ड हम देखेंगे लिवर। तो इसकी जो बॉडी होती है आपकी कुछ कुछ कैसे दिखेगी, कैसे देखने में दिखेगी? लिवर के जैसी। तो इसकी बॉडी लिवर के जैसी होने की वजह से इसको हमने क्या कहा? लिवरवर्ट। चले ठीक है, ये हो गया। अब हमें देखना है कि इस स्ट्रक्चर में मेल स्ट्रक्चर कैसी होगी और फीमेल स्ट्रक्चर कैसी होगी। अगर हम देखते हैं तो ब्रायोफाइट्स में मेल स्ट्रक्चर को आप एंथ्रीडिया कहोगे और फीमेल स्ट्रक्चर को आप क्या कहोगे? आर्किगोनिया कहोगे। तो दैट स्टॉक या फिलामेंट which contain या which bear antheridia that will be called as anthridiophore, while that stalk which contain archegonia on it that will be called as archegoniophore। समझ गए आपने? archegoniophore या anthridiophore क्या कहा? इसके नीचे क्यों कह रखा है? इस नीचे वाली स्ट्रक्चर को क्यों कह रखा है? ऊपर वाली जो स्ट्रक्चर है जो फ्लावर की जैसे तुम्हें दिख रही है, यहां पर क्या होगा? एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया बनेंगे। चलिए ठीक है, अब हमें ये कैसे पहचानना है कि इसमें से मेल कौन सा है, इसमें से फीमेल कौन सा है? क्या एक बात बताओ, क्या मैंने आपकी ग्लोब्यूल और निक्यूल वाली समस्या खत्म करवा दी? क्या आपको मैंने वुमेन एम्पावरमेंट के थ्रू एक बहुत अच्छी चीज़ से समझा दी? चलिए इसी तरीके से साथ साथ चलते रहेंगे, साथ साथ बढ़ते रहेंगे और याद करते रहेंगे। चलिए एक और अच्छी सी प्यारी सी ट्रिक कि जो वुमेन एम्पावरमेंट के थ्रू जो वुमेन आगे चली जा रही है वो कहाँ ध्यान रख रही है? चारों तरफ बिल्कुल अलग अलग नजरिए से देख रही है। अलग अलग नजरिए से मतलब क्या है कि जब हम आर्किगोनिया बनाएंगे तो उसके ऊपर अलग अलग इस तरीके से सेपरेट सेपरेट ये स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। जबकि अगर मेल के अंदर हम इस स्ट्रक्चर को देखते हैं तो यानी एंथ्रीडिया के अंदर अगर इस स्ट्रक्चर को देखते हैं तो मेल केवल एक चीज पर फोकस करके रखता है। क्या करता है? मेल केवल एक चीज पर फोकस करता है, जबकि फीमेल कहाँ फोकस करते हैं? चारों तरफ फोकस करके रखती है। तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं इसको। दैट विल मेक इट टॉपिक ईजियर फॉर यू। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं? हमें सिर्फ और सिर्फ अपने नए नए तरीके लगाने हैं अपनी चीज़ों को आसान करने के लिए, अपनी चीज़ों को आसान तरीके से याद करने के लिए। ठीक है, आपका मार्केंशिया वाला भी कंप्लीट हो गया। ये मेल थैलस हो जाएगा, फीमेल थैलस। थैलस क्यों कहा गया इसको? थैलस कहा गया क्योंकि इसकी बॉडी कंप्लीट तरीके से डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती। तो ऐसी यानी डिफ्रेंशिएटेड मतलब यानी स्टेम नहीं होगा, उसकी लीफ नहीं होगी, इसका फ्लावर नहीं होगा पूरी तरीके से। तो ऐसी बॉडी को जिसके अंदर पूरी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन नहीं हुआ होगा उसको हम थैलॉइड बॉडी कहते हैं। प्लांट के अंदर क्या बोलते हैं? थैलॉइड बॉडी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये आपका एंजियोस्पर्मिक फ्लावर के बारे में इसमें बात कर दी है, जो कि आपका क्या है? एक इसी के अंदर स्टेमन भी दिखा रखा है, जो कि आपका क्या होता है? मेल सेक्सुअल ऑर्गन की तरह रिप्रेजेंट करता है। जब और आपको इसमें फीमेल के लिए कार्पेल भी दिखा रखा है, जो कि क्या होता है? एक फीमेल सेक्स ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है फ्लावर के। अगर एक ही प्लांट के अंदर या एक ही फ्लावर के अंदर, प्लांट के छोड़ो हम बात करेंगे फ्लावर के अंदर, अगर एक ही फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल दोनों पार्ट आ रहे हैं तो क्या कहलाएगा? यूनिसेक्सुअल कहलाएगा कि बाइसेक्सुअल कहलाएगा? हम कहेंगे कि वो फ्लावर क्या कहलाएगा? बाइसेक्सुअल। चलिए ये रहा। एक्चुअली ये पी प्लांट का है, स्वीट पोटैटो का है, सॉरी।
किसका है ये? स्वीट पोटैटो का एग्जाम्पल है। किस चीज का एग्जाम्पल है ये? स्वीट पोटैटो का। चलिए स्वीट पोटैटो का हमने देख लिया, बात करते हैं अपने आगे। चलिए ग्लोब्यूल न्यूक्यूल हमने देख लिया, रिक्शा मार्केंशिया हमने देख लिया, बाइसेक्सुअल अर्थवर्म और यूनिसेक्सुअल कॉकरोच हमने देख लिया, और सारे के सारी चीजें हम देख चुके हैं। तो मौका आ चुका है आगे बढ़ने का, मौका आ चुका है फर्टिलाइजेशन के इवेंट देखने का, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे लाइफ के इवेंट्स। चलिए हम देखते हैं फेजेस ऑफ लाइफ। लाइफ किन किन फेजेस के थ्रू मूव करेगी, वो सारे हम कहां देखने वाले हैं? फेजेस ऑफ लाइफ के अंदर। चलिए आ जाएं। बच्चा सबसे पहले पैदा होगा तो हम उसको बर्थ कहेंगे, और बर्थ लेने से टीन एज आने वाले से पहले तक की स्टेज को हम क्या कहते हैं? जुवेनाइल फेज कहते हैं। क्या कहते हैं? जुवेनाइल फेज। एनिमल के अंदर जब वो बच्चा पैदा हुआ उससे लेकर के 10 से 12 साल की जो एज होती है, जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है, जब उसके अंदर कोई सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप नहीं हुए होते हैं, यानी जब आप देखोगे कि बच्चे में देखने में, यानी मेल और फीमेल में जब आप देखते हैं छोटे बच्चे को, तो उनमें देखने में कोई ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं होता, तो उस स्टेज को हम क्या कहते हैं? जुवेनाइल फेज कह देते हैं। जबकि इसी स्टेज को हम प्लांट के अंदर वेजिटेटिव फेज बोल देंगे। वेजिटेटिव फेज। वेजिटेटिव फेज मतलब वो ही फेज जो किसी रिप्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं होगी, या हम कहेंगे ये वो फेज होती है जब प्लांट अपने आप को ग्रो कर रहा होता है। किस चीज के लिए? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करने के लिए, या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म होने से पहले वाली सारी चीजों को अपने अंदर डेवलप कर रहा होता है। देखें प्लांट के अंदर सेक्सुअल स्टेजेस को हम कैसे पहचानेंगे? चलिए अगले पॉइंट पर हम देखेंगे। जुवेनाइल फेज खत्म होने के बाद में नेक्स्ट आपकी जो फेज होगी वो रिप्रोडक्टिव फेज होगी। रिप्रोडक्टिव फेज होगी। रिप्रोडक्टिव फेज होगी। और रिप्रोडक्टिव फेज कौन सी होती है? देखें हर एक एनिमल के अंदर एक टाइम पीरियड होता है जब वो स्पेसिफिकली रिप्रोडक्शन के लिए मोस्ट एफिशिएंट होता है, उसको हम क्या कह देते हैं? उसकी रिप्रोडक्टिव स्टेजेस। रिप्रोडक्टिव स्टेजेस कब होती है? जब हम देखते हैं कि वो 12 या 14 साल की एज को पार करके जाता है, जब आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन रिलीज होने लगता है। कौन सा? GnRH, और यानी उधर से आया आपके हाइपोथैलेमस से निकला आपका GnRH हाइपोथैलेमस से। चलिए देख लेते हैं, आ जाए। हाइपोथैलेमस से आता है आपका कौन सा? GnRH। हाइपोथैलेमस जाकर के किसको करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी को एक्टिवेट करता है, और एंटीरियर पिट्यूटरी किसको करती है? FSH एंड LH को एक्टिवेट करती है, जो कि क्या कराता है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को हमारे अंदर डेवलप कराता है। ठीक है, आ जाए। क्या होता है? मतलब ये सारी चीजें क्या चलती है? सारी चीजें रिप्रोडक्टिव फेजेस के अंदर होती है। अगर हम डेवलपमेंट के बारे में बात करने लगे तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का डेवलप होना, या हम कह सकते हैं कि जुवेनाइल फेज का खत्म होना ही रिप्रोडक्टिव फेज का इनिशिएटिव माना जाता है। इसके अंदर क्या क्या चीजें देखी जाएंगी, क्या क्या चेंजेस देखे जाएंगे बॉडी के अंदर? अगर हम बात करने लगे तो इसके अंदर क्या देखा जाएगा कि इसके अंदर देखा जाएगा कि जो आपके सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स हैं या सेकेंडरी सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स हैं, उनके अंदर एनलार्जमेंट, उनका डेवलपमेंट देखा जाता है। जैसे अगर हम बात करने लगे तो फीमेल के अंदर ब्रेस्ट का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। फीमेल के हिप्स में ब्रॉडनेस बढ़ने लगती है। रीजन वो उसके गेस्टेशन में मदद करती है। अगर हम बात करने लगे मेल और फीमेल के अंदर नेचर ने क्या रखा है कि फीमेल के अंदर क्योंकि वम्ब होता है, उसको बेबी का टेक केयर करना होता है। पेरेंटल केयर फीमेल के अंदर होती है, ह्यूमन के अंदर। इस वजह से फीमेल का जो पेल्विक गर्डल जो रखा जाता है मेल के कंपैरिजन में ज़्यादा ब्रॉड होता है। ठीक है, चलिए और अगर देखने लगे और सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या होंगे,
अगर हम देखेंगे तो फीमेल के अंदर हाई पिच वॉइस हो जाएगी, जो कि तीखी या नुकीली आवाज़ कही जाती है, जो कि पतली आवाज़ देखी जाती है। जबकि मेल के अंदर अगर हम देखें तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स या उसके सेक्सुअल ऑर्गन्स का डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा, उसके शोल्डर चौड़े होने शुरू हो जाएंगे, उसकी मसल्स ब्रॉड स्ट्रेंथन गेन करने लगेगी। और जो भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं लाइक लो पिच वॉइस होना, ठीक है, बॉडी पर हेयर्स की ग्रोथ होना, पेल्विक हेयर्स का डेवलप होना, ठीक है, और सारी चीज़ें ऐसी जो भी चीज़ें आपके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर से रिलेटेड हैं, वो सारी चीज़ें आनी शुरू हो जाएंगी। वो सारी चीज़ें कहाँ होती है? आपकी रिप्रोडक्टिव फेज में होती है, ठीक है। रीज़न क्या होता है? रीज़न होता है आपके सेक्सुअल हार्मोन्स का। मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन, फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन का। मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन को आकर के प्रमोट करता है कौन सा? आपके एफएसएच एंड एलएच, दोनों की सिंक्रोनाइजेशन से टेस्टोस्टेरोन का बढ़ना शुरू होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? मेल के अंदर मेलनेस के कैरेक्टर बढ़ते हैं। और इन्हीं की सेम सिंक्रोनाइजेशन की वजह से फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन बढ़ाया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? फीमेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं। एक्चुअली अगर हम बात करने लगे तो ये हार्मोन्स जो कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए जिम्मेदार होते हैं, उनको हम एंड्रोजन्स बोलते हैं। और मेल एंड्रोजन क्या होता है? एंड्रोजन इज अ ग्रुप ऑफ हार्मोन। ये एक ह्यूज ग्रुप है हार्मोन्स का, जो कि किस चीज के लिए जिम्मेदार है? सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए। और उसमें से अगर हम मेल के अंदर बात करने लगे तो मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन मेन पार्टिसिपेट करता है एंड्रोजन के अंदर, जबकि फीमेल के अंदर अगर हम देखने लगे तो एस्ट्रोजन वो हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन नहीं, एस्ट्रोजन वो हार्मोन है जो एंड्रोजन के अंदर सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट करता है। चलिए ठीक है, यानी इन हार्मोन्स का डेवलपमेंट, इन हार्मोन्स का बॉडी के अंदर बढ़ना इंक्रीज हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा अपनी पीक लेवल पर पहुंचेंगे और क्या करेंगे? गैमीट्स का बनना शुरू हो जाएगा। मेल के अंदर क्या हो जाएगा? गैमीट्स का डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ हम देखेंगे कि और क्या क्या चीजें देखी जाएगी। अगर प्लांट के अंदर देखने लगे तो प्लांट के अंदर फ्लावर्स आने शुरू हो जाएंगे। प्लांट के अंदर फ्लावर का आना ही क्या माना जाता है? उसकी सेक्सुअल स्टेज का रिप्रेजेंटेटिव माना जाता है, ठीक है। तो प्लांट के अंदर मतलब क्या होगा कि प्लांट पहले वेजिटेटिव ग्रोथ करेगा, देन क्या करेगा? रिप्रोडक्टिव ग्रोथ करेगा, ठीक है। प्लांट पहले वेजिटेटिव ग्रोथ करेगा, देन क्या करेगा? रिप्रोडक्टिव ग्रोथ करेगा। वेजिटेटिव ग्रोथ क्या होती है और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ क्या होती है? प्लांट के अंदर फ्लावर्स का बनना, प्लांट के अंदर फ्रूट का बनना क्या होता है? रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होती है। उससे पहले जो प्लांट फ्रूट आने में या फ्लावर आने में जो टाइम लेता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम वेजिटेटिव फेज कहते हैं, या उसको हम प्लांट की जुवेनाइल फेज कह सकते हैं। अगर बात करते हैं प्लांट के अंदर प्लांट क्या देते हैं? फ्लावर देते हैं, फ्रूट्स देते हैं। तो प्लांट की अगर हम लाइफ के बारे में बात करने लगे, प्लांट आइदर कैन बी योर एनुअल प्लांट और बाइनियल और पेरिनियल। यानी आपके प्लांट क्या हो सकते हैं? एनुअल हो सकते हैं, बाइनियल हो सकते हैं, पेरिनियल हो सकते हैं। एनुअल, बाइनियल, पेरिनियल कहने का मतलब क्या है? एनुअल प्लांट कहने का मतलब है जिसका लाइफ साइकिल एक साल में या एक ईयर में पूरा हो जाता हो। नहीं, ये मिसअंडरस्टैंडिंग है हमारी छोटी सी। वो नहीं कि एक साल के अंदर या 12 महीने के अंदर इसका लाइफ साइकिल पूरा होगा तो इसको हम एनुअल प्लांट कहेंगे, या 2 साल में पूरा होगा तो उसको बाइनियल प्लांट कहेंगे। बल्कि अगर एक सीजन में क्या कहा जाता है, ये एनुअल और बाइनियल जो वर्ड होते हैं या पेरिनियल जो वर्ड होते हैं, ये क्या होते हैं? ये रिलेटिव टर्म होती है विद रिस्पेक्ट टू हो जाएंगे आपके सीजन। तो एनुअल प्लांट क्या करते हैं? दे कंप्लीट देयर लाइफ इन 1 सीजन। इनको क्या चाहिए होता है? बाइनियल प्लांट के बारे में अगर हम बात करने लगे, सीजन मतलब सीजन 6 महीने का भी हो सकता है, किसी का सीजन 4 महीने का भी हो सकता है, किसी का 8 महीने का, किसी का 12 महीने का भी सीजन हो सकता है, ठीक है। यानी अब वो प्लांट टू प्लांट वेरी करेगा कि उसको कितने सीजन चाहिए ग्रो करने के लिए, ठीक है। तो अगर बात करते हैं बाइनियल प्लांट के अंदर, बाइनियल प्लांट क्या होते हैं?
ये वो प्लांट होते हैं जिनको 2 सीजन चाहिए होते हैं, किस चीज़ के लिए, अपनी कंप्लीट स्टेज को डेवलप करने के लिए या अपनी पूरी लाइफ को कंप्लीट करने के लिए। तो क्या होता है, देखो बाइनियल प्लांट के अंदर फर्स्ट सीजन के अंदर हम देखते हैं कौन सी ग्रोथ होनी चाहिए, वेजिटेटिव ग्रोथ। प्लांट के अंदर फर्स्ट सीजन के अंदर वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, जबकि सेकंड सीजन के अंदर क्या होती है, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होती है। क्या किसी प्लांट के अंदर रिप्रोडक्टिव ग्रोथ उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ से पहले हो सकती है? क्या आप सोच सकते हैं कोई ऐसा प्लांट हो सकता है जिसके अंदर आप फ्लावर पहले बनता हुआ देख लो और उसके अंदर लीफ बाद में आए? दैट इज टोटली इम्पॉसिबल। ये पॉसिबल है ही नहीं बिल्कुल भी कि कोई ऐसा प्लांट हो जो पहले ही आने से आते ही जो आपने उसको सॉ किया और उसने ग्रो करना शुरू किया और उसने आपको फ्लावर या फ्रूट देने शुरू कर दिए हों। यानी पहले उसके अंदर क्या होता है, वेजिटेटिव ग्रोथ देखी जाती है और वेजिटेटिव ग्रोथ होने के बाद वो देन ये इट इज फॉलोड बाय द रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। पेरिनियल प्लांट क्या होते हैं? पेरिनियल प्लांट होते हैं ये मल्टीपल टाइम, इनके अंदर क्या होता है, मल्टीपल टाइम इनके अंदर क्या चलता है लाइफ साइकिल में, यानी इनकी जो लाइफ साइकिल होती है वो बहुत लंबी होती है। यानी 1 साल की या 2 सीजन की या 3 सीजन की नहीं होती है, इनकी लाइफ साइकिल मैनी सीजन तक रन करती है। ठीक है, चलिए आपके एनुअल, बाइनियल और पेरिनियल प्लांट हो गए। उसके साथ साथ आपकी बुक के एक कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स के बारे में हम बात करने लगे। तो हम बात करते हैं बैम्बू। बैम्बू के अंदर आपको क्या रखा है, देखें लाइफ का सीजन होना एनुअल, बाइनियल या पेरिनियल कहता है, और प्लांट कितनी बार फ्रूट बना रहा है वो कार्पी से रिलेट होता है। यानी अगर प्लांट एक बार फ्रूट या एक बार फ्लावर बना रहा है अपनी पूरी लाइफ स्टेज के अंदर, लाइफ साइकिल के अंदर, तो उसको मोनोकार्पिक कहेंगे। और अगर वो मल्टीपल टाइम फ्लावरिंग कर रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, पॉलीकार्पिक। मतलब कैसे होता है, जैसे अगर हम देखने लगे तो गोभी का जो प्लांट होता है वो अपनी लाइफ में सिर्फ एक बार करेगा और उसकी लाइफ कंप्लीट भी हो जाएगी। यानी उसको अगर हम देखें तो उसके एनुअल प्लांट होगा और मोनोकार्पिक होंगे। यानी वो प्लांट जो हम सीजनल वेजिटेबल्स को ग्रो करते हैं वो आपके एनुअल होने के साथ में सारे के सारे कैसे होते हैं, मोनोकार्पिक होते हैं। कि एक बार उन्होंने फ्रूट दिया, एक बार पपाया, एक बार आपने उसको पटेटो को सॉ किया और पटेटो ग्रो हुआ, और ग्रो होने के बाद में आपने उससे आलू निकाल लिया और उसका प्लांट खत्म। यानी एक सीजन के अंदर वो खत्म भी हो गया और उसी सीजन के अंदर उसने एक ही बार क्या दे दिया, फ्रूट भी दे दिया। लेकिन कुछ प्लांट्स को अगर आप देखोगे, जैसे अगर हम आम के प्लांट को देखने लगे, तो आम के प्लांट को आपने एक बार सॉ किया और फिर वो कई लंबे ईयर तक चलेगा, वो हर साल फ्लावर भी देगा और हर साल फ्रूट भी देगा। फ्लावर आपने देखे होंगे बहुत छोटे छोटे से, उसके नहीं, वो तो छोड़ो, वो अपने काम के नहीं होते ज़्यादा, लेकिन कहीं ना कहीं वो उसके रिप्रोडक्टिव स्टेजेस को बता रहा है। लेकिन अब हम देखते हैं कि वो फ्रूट देता है, एक बार फ्रूट, उसका सीजन खत्म हुआ, वो दोबारा उसका सीजन दोबारा आया, वो दोबारा से वो देगा, सीजन खत्म हुआ, फ्रूट खत्म, और सीजन शुरू हुआ तो फ्रूट शुरू। यानी ऐसे प्लांट जो मल्टीपल ईयर तक ग्रो करते हैं और जो मल्टीपल टाइम फ्रूट देते हैं, ऐसे को पेरिनियल प्लांट कहेंगे, क्योंकि इनका लाइफ साइकिल बहुत लंबे कई सीजन तक चला जा रहा है और लाइफ में मल्टीपल टाइम ये फ्रूटनिंग कर रहे हैं, फ्रूट्स दे रहे हैं, तो इसलिए उनको पॉलीकार्पिक कहा जाएगा। लेकिन अगर हम स्पेशल एग्जांपल देखने लगे अपने किसका, बैम्बू का, तो बैम्बू के अंदर क्या होता है, 100 साल के अंदर बैम्बू कैसे करता है, बैम्बू जो ट्री रिप्रोडक्शन करता है या सीड जो बनाता है, बैम्बू अपनी लाइफ साइकिल में 100 साल में सिर्फ एक बार, बैम्बू की जो लाइफ साइकिल 100 साल तक रन करती है, हंड्रेड्स ऑफ ईयर तक जाती है, और हंड्रेड्स ईयर में केवल और केवल एक बार क्या करता है, फ्लावरिंग करता है। यानी ओनली सिंगल टाइम फ्लावरिंग इन हंड्रेड्स ऑफ ईयर। अगर हम ईयर की ड्यूरेशन के बारे में बात करने लगे तो ये क्या हो गया, पेरिनियल प्लांट हो गया।
और अगर बात कर ले कितनी बार फ्रूट या फ्लावर दे रहा है, तो ये क्या हो गया, ये मोनोकार्पिक हो गया। तो यानी अगर बैम्बू ट्री के बारे में बात करने लगे तो ये पेरिनियल होने के साथ साथ क्या हो गया, ये मोनोकार्पिक हो गया। देखें जनरली पेरिनियल प्लांट जो होते हैं वो पॉलीकार्पिक होते हैं, जबकि बैम्बू ट्री ये लाइफ में एक बार करेगा और मल्टीपल बहुत ज्यादा न्यूमरस जो सीड्स को प्रोड्यूस करेगा, और प्रोड्यूस करने के बाद में क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। और एक बार डेड, इसकी लाइफ खत्म, यानी लाइफ में सिर्फ एक बार करेगा और कितने करेगा, हंड्रेड्स ऑफ ईयर में करेगा, यानी पेरिनियल प्लांट हो गया और पॉलीकार्पिक मोनोकार्पिक हो गया। उसके साथ में हम अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखेंगे कि ड्यूरेशन जो टाइम जो ले रहा है फ्रूटिंग के लिए वो आपका है स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना। अगर हम स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना को देखने लगे तो इसके अंदर 12 साल में एक बार फ्लावरिंग होती है, सिंगल टाइम फ्लावरिंग, या हम कह सकते हैं कि फ्लावरिंग होने में 12 साल लेता है, टेक्स 12 years इन फ्लावरिंग। मतलब क्या है, क्या ये एक बार फ्लावरिंग करके मर जाता है? नहीं, एक बार करके डेड नहीं हुआ, कि इसकी जो हम देखते हैं इसके अंदर लाइफ साइकिल कुछ इस तरीके की है कि ये 12 साल में 12 इयर्स में एक बार फ्लावरिंग करेगा, और जब ये फ्लावरिंग करता है तो इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो ब्लू कलर के होते हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि कहाँ उगता है ये, केरला में, कर्नाटका में और तमिलनाडु में। केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु की जो वैलीज होती हैं उनके अंदर पूरे तरीके से फ्लावर ही फ्लावर हो जाते हैं, और ये कहीं ना कहीं जो फॉरेनर होते हैं या विजिटर्स होते हैं इस जगह पर विजिट भी करते हैं बाकायदा इसको देखने के लिए। लास्ट टाइम जो देखी गई थी इसके अंदर फ्लावरिंग वो 2006 में देखी गई थी, अक्टूबर 2006 के अंदर, सितंबर अक्टूबर 2006 के अंदर देखी गई थी। कहाँ? सितंबर अक्टूबर 2006 के अंदर देखी गई थी। और उसके बाद अगर हम देखने लगे तो 12 साल होते हैं 2018 में, और 2018-19 के अंदर क्या हुआ है कि 2018 में ये फ्लावरिंग एक बार और देखी गई है, लेकिन ये डाटा एनसीईआरटी में नहीं लिखा गया, सिर्फ अभी तक यही डाटा एनसीईआरटी में, ये अपडेटेड डाटा ऐड नहीं करा गया है। ठीक है, चलिए इसको दूसरा, क्योंकि इसके फ्लावर का कलर ब्लू होता है तो इसको हम नीला कुरंजी के नाम से भी जानते हैं। और ऐसा लगता है कि जैसे केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु की जो वैली है बहुत लंबी दूरी तक क्या हुआ, ब्लू कलर की एक ब्यूटीफुल सी चादर बिछ गई हो। ठीक है, चलिए ये एग्जाम्पल हो गया आपका स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना और बैम्बू के बारे में। उम्मीद है एनुअल, बाइनियल और पेनिनियल का जो आपका डाउट होगा वो कंप्लीट हुआ होगा, कि यानी एक ईयर नहीं एक सीजन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, और बाइनियल क्या है, वो बाइनियल यानी 2 सीजन के बारे में बात कर रहे हैं। बाइनियल प्लांट किस तरीके से ग्रो करेंगे, यानी कि वो पहले अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ करेंगे, देन रिप्रोडक्टिव ग्रोथ करेंगे। चलिए, जुवेनाइल फेज हो गई, रिप्रोडक्टिव फेज हो गई, और रिप्रोडक्टिव फेज के बाद में क्या होती है, एक सेनेसेंस फेज होती है या डेथ फेज होती है, हम कह सकते हैं सेनेसेंस या डेथ फेज होती है, जो कि फाइनल डेस्टिनेशन होता है ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, बात करते हैं कि इवेंट्स ऑफ द फर्टिलाइजेशन। चलिए बात करते हैं फर्टिलाइजेशन के बारे में। अगर हम बात करने लगे तो फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, कुछ आपके ऐसे होंगे जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट होंगे। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या है?
प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट से मतलब है कि अगर वो सारे इवेंट्स जो कि रिप्रोडक्शन से जो कि फर्टिलाइजेशन से पहले के होते हैं, जो कि क्या होते हैं, फर्टिलाइजेशन, गैमीट्स के बीच में फर्टिलाइजेशन होने से जस्ट पहले के होते हैं। ठीक है, तो यानी ऑल दोज इवेंट्स विच आर गोइंग टू बी अकर जस्ट बिफोर द फर्टिलाइजेशन एंड दैट इज योर गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, हम बात करेंगे गैमेटोजेनेसिस। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में फर्स्ट इवेंट क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस यानी गैमीट्स का बनना, गैमीट का बनना। चलिए देखते हैं। उसके साथ ही हम थोड़ा पानी पी लेते हैं। पानी पीते रहें दोस्तों, उससे क्या होता है, आपका दिमाग अगर डिहाइड्रेट नहीं होगा तो बॉडी ज़्यादा एक्टिव होगी, आपका दिमाग अच्छे से एक्टिव होगा। तो चलते रहें, पानी वगैरह पीते रहें और करते रहें चीज़ों को। हाँ भाई, पी लिया पानी, चलो आ जाओ वापस सारे के सारे, पेन को भी दोबारा उठा लो और शुरू हो जाओ वापस से। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस हम बात कर रहे थे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर क्या होगा, आपका गैमेटोजेनेसिस होगा। गैमेटोजेनेसिस के बारे में आपकी बुक ने कुछ बात कर रखी है और उसमें क्या रखा है कि गैमीट्स आपके कैसे कैसे हो सकते हैं। देखिए, अगर गैमीट मेल और फीमेल मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है या मॉर्फोलॉजिकली सिमिलरिटी अगर शो कर रहे हैं तो उसको हम आइसोगैमस बोलते हैं। आइसोगैमी मतलब मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली if both gametes are similar then that will be called as isogamy। और आइसोगैमी किस में हो सकती है, आइसोगैमी अगर हम देखने लगे स्पाइरोगायरा के अंदर देखी जाती है। स्पाइरोगायरा हो गया आपका और यूलोथ्रिक्स हो गया, इन सब के अंदर क्या होती है, आइसोगैमी देखी जाती है। और उसके साथ आपके एग्जाम्पल एक जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्लेडोफोरा। क्या हो जाएगा आपका एग्जाम्पल, क्लेडोफोरा हो जाएगा। यानी क्लेडोफोरा के बारे में अगर हम देखने लगे, क्लेडोफोरा हो गया या और हो सकता है क्या, स्पाइरोगायरा। यूलोथ्रिक्स। अब होमवर्क ये आप लोगों का है कि स्पाइरोगायरा, क्लेडोफोरा और यूलोथ्रिक्स किस किस किंगडम के अंदर आ रहे हैं और किस किस क्लासेस के अंदर आ रहे हैं, वो सारी चीजें आप लोगों को देखना है। नेक्स्ट चीज मैं आपको बताऊंगा फ्यूकस के अंदर, फ्यूकस में क्या होता है। फ्यूकस में जो होता है देखते हैं हम, तो एनाइसोगेमी होता है। अगर हम बात करते हैं फ्यूकस के अंदर, फ्यूकस क्या होता है आपका, ब्राउन एल्गी होता है। ब्राउन एल्गी फ्यूकस के अंदर अगर हम देखते हैं तो फ्यूकस के अंदर एनाइसोगेमी होती है। और एनाइसोगेमी क्या होती है कि जब गैमीट आपके मॉर्फोलॉजिकली और स्ट्रक्चरली या फिजियोलॉजिकली क्या हो जाए, आपके अलग अलग होते हैं, यानी दो टाइप के गैमीट्स होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं हम, एनाइसोगेमी हो जाती है। ठीक है, एनाइसोगेमी के साथ साथ कुछ पॉइंट्स यहाँ पे कह रखे हैं कि मोनोशियस और डायोशियस के बारे में जो हम पहले बात कर चुके, या मोनोक्लिनी और डाइक्लिनी के बारे में जो हम पहले बात कर चुके हैं। उसके साथ हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में। प्री फर्टिलाइजेशन आपका इवेंट पूरा हो गया। नेक्स्ट आपका पॉइंट देखते हैं हम फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में। फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या आ जाएगा आपका, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में एक पॉइंट और देखते हैं जो कि आपका है गैमीट ट्रांसफर। व्हाट इज योर गैमीट ट्रांसफर। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में हम आपके देखें गैमीट ट्रांसफर। गैमीट ट्रांसफर कैसे हो सकता है, देखें, अगर गैमीट का ट्रांसफर जो होगा वो देखा जाएगा कि हमारा इंडिविजुअल किस जगह पर रह रहा है, कैसे रह रहा है। तो अगर देखा जाए कि लाइक
अगर हम देखते हैं कि जो लोअर एनिमल्स होते हैं या लोअर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, उनके अंदर दोनों जो गैमीट होते हैं, मेल और फीमेल गैमीट जो होते हैं, दोनों मोटाइल होते हैं। जबकि अगर हम फीमेल के अंदर अगर हम हायर ऑर्गेनिज्म के अंदर देखने लगे तो मेल गैमिट मोटाइल होता है जबकि वो स्मॉलर इन साइज होता है, जबकि फीमेल गैमिट क्या होता है, नॉन मोटाइल होता है। तो अब क्या होती है, अब जरूरत होती है हमें मेल गैमिट को फीमेल गैमिट तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए अब क्या हो सकता है, उसके लिए मीडियम क्या क्या हो सकता है, या तो एयर हो सकती है, क्या हो सकती है, या तो एयर हो सकती है, या वो वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, एयर या वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे इस तरीके से और दूसरे भी हो सकते हैं, जैसे कि इंसेक्ट्स वगैरह हो जाएं या एटसेट्रा। और भी बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो हम पॉलिनेशन के अंदर देखेंगे कि गैमीट को ट्रांसफर किस किस तरीके से किया जाएगा। ठीक है, एयर के अंदर जो गैमीट बनाए जाते हैं, एयर के अंदर जो प्लांट्स एयर के अंदर अपने गैमीट या अपने पोलन ग्रेन्स को रिलीज करता है, उनके अंदर पोलन ग्रेन का नंबर बहुत ज्यादा होता है। तो ये हम कहेंगे कि न्यूमरस पोलन ग्रेन होते हैं। ठीक है, जबकि जो वाटर के अंदर जो गैमीट होते हैं, ये भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि जब आपने वाटर के अंदर गैमीट छोड़ दिया तो वाटर के अंदर और दूसरा भी जो एक्वेटिक एनिमल रह रहा है, हो सकता है कि उनको उनके अंडों को, उनके एग्स को खा ले। जैसे अगर हमने देखा भी होगा डिस्कवरी के अंदर, जब फिशेस एग्स ले करती है या एग्स देती है तो बहुत सारे नंबर में एग्स होते हैं, और नीचे हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जैसे कुछ वाइट अंदर एक बॉडी, कुछ बहुत बड़ी बॉडी मूव कर रही हो, कुछ स्विंग करती हुई, कुछ तैरती हुई जा रही हो। ठीक है, ये हो गया आपका। और इंसेक्ट्स को अगर हम देखते हैं एज ए पोलिनेटिंग एजेंट या गैमेट ट्रांसफरिंग एजेंट, तो जनरली कहाँ देखा जाता है, ये हायर प्लांट्स के अंदर देखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके बारे में बात करेंगे फर्टिलाइजेशन या फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में बात करते हैं। फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो फर्टिलाइजेशन कितने टाइप का हो सकता है, जो कि हम अभी स्टडी पहले भी हम कर चुके हैं मल्टीपल टाइम्स, कि फर्टिलाइजेशन हो सकता है एक्सटर्नल हो और फर्टिलाइजेशन हो सकता है इंटरनल हो। क्या आप बता सकते हैं, क्या आप सोच सकते हैं कि मैंने कहाँ बताए थे कि जो क्लिडोइक्स एग होते हैं, जो क्लिडोइक एग्स होते हैं, उनके अंदर फर्टिलाइजेशन कैसा होना चाहिए, इंटरनल होना चाहिए क्या एक्सटर्नल? सोचो एक बार इस चीज को कि जब क्लिडोइक एग है, इसका मतलब क्या है कि कवरिंग बहुत ज्यादा हार्ड है। कवरिंग बहुत ज्यादा हार्ड है तो सीधी सी बात है, बॉडी के बाहर अगर एग आ गया, एक बार उसको एग ले कर दिया तो उसके अंदर गैमीट का जाना पॉसिबल नहीं है। इस वजह से इनके अंदर क्या होता है, जनरली इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। और उसके साथ अगर हम ह्यूमन के अंदर देखने लगे तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होने के साथ साथ में मैटरनल केयर भी देखी जाती है फर्टिलाइजेशन के बाद में। ठीक है, और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अगर हम देखें तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वो किस में हो सकता है, जैसे अगर हम देखें तो एक्वेटिक जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर जनरली एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखा गया है। और एक चीज आती है आपकी क्या, पार्थेनोजेनेसिस। आपको पता है कि ऑर्गेनिज्म का जो एग्जिस्टेंस है वो कहीं ना कहीं फर्टिलाइजेशन की वजह से ही है, कि जब मेल और फीमेल गैमेट अगर फ्यूज ना होते तो जाइगोट ना बनता, और जाइगोट ना बनता तो पूरा ऑर्गेनिज्म नहीं बनता। यानी लेकिन नेचर ने कुछ चीज़ों के अंदर ऐसी चीज़ें दी, कुछ चीज़ों के अंदर, कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर ऐसी ब्यूटी दी है कि बिना फर्टिलाइजेशन के भी उनका एग्जिस्टेंस चला जा रहा है। जैसे अगर हम बात करने लगे मेल हनी बी, जिसको क्या कहा जाता है, ड्रोन। एक्चुअली मेल हनी बी का जो सिलेक्शन किया जाता है वो बिना किसी फर्टिलाइजेशन के करा जाता है, और ऐसे फर्टिलाइजेशन को क्या कहा जाता है, ऐसे डेवलपमेंट को हम क्या कहते हैं, पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है, बात हो गई है पार्थेनोजेनेसिस। अगर हम थोड़ा सा और इसको इलेबोरेट करने लगे तो ड्रोन जो होता है या मेल हनी बी जो होता है, दिस इज ओनली जस्ट यूज्ड फॉर द फर्टिलाइजेशन विद फीमेल हनी बी। ठीक है, उस चीज़ के लिए इस्तेमाल करा जाता है। और फाइनली बिना जो गैमेट फीमेल के अंदर बनते हैं
और जो विदाउट फर्टिलाइजेशन जिनका सिलेक्शन होता है और डेवलपमेंट होता है वो ड्रोन बनाते हैं या मेल बनाते हैं, जबकि जिनका फर्टिलाइजेशन हो जाता है वो फीमेल हनी बी बनाते हैं। वो 2 टाइप की हो सकती है, या तो वर्कर हनी बी या क्वीन हनी बी। बात जो भी है इसके लिए फ़िलहाल यहाँ के लिए इतना ही बेहतर है। बात करते हैं अपने नेक्स्ट पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर क्या क्या आ जाएगा आपका? पोस्ट फर्टिलाइजेशन हो चुका है, अब सोचें क्या क्या होना चाहिए। फर्टिलाइजेशन हो गया अगर, तो क्या जाइगोट बनेगा, तो क्या उसका डेवलपमेंट होगा, यानी सारी चीज़ें देखी जाएगी। तो अगर हम देखें तो फर्टिलाइजेशन हो गया और फर्टिलाइजेशन का जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है? जाइगोट होता है। और जाइगोट से पूरा का पूरा एम्ब्रियो तैयार होता है, और एम्ब्रियो तैयार होने के इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस कहा जाता है। और एम्ब्रियो जो कि फाइनली क्या करता है? बर्थ जिसका होता है, और मैच्योर एम्ब्रियो बर्थ होकर के क्या करता है? कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना देता है। देखें, ये जो एम्ब्रियोजेनेसिस की जो फेज होती है इसके अंदर डिफरेंशिएशन एंड डिविजन्स चल रहे होते हैं। कहाँ पर? सेल्स के जाइगोट के अंदर क्या चलते हैं? डिविजन्स चलते हैं। डिविजन्स एंड डिफरेंशिएशंस चल रहे होते हैं। डिवीजन मतलब जाइगोट के अंदर होने वाले डिवीजन को हम क्लीवेज के नाम से जानते हैं, और डिफरेंशिएशन यानी क्लीवेज या जाइगोट के अंदर डिफरेंशिएशन से या डिवीजन से बनने वाली सेल्स को जब कोई स्पेसिफिक काम कर दिया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन कहते हैं। डिफरेंशिएशन यानी और सारी नॉर्मल सेल्स से उसको डिफरेंशिएट कर दो कि उसको आँख ही बनानी है, उसको न्यूरॉन्स ही बनाने हैं, उसको सेल्स ही बनाने हैं, उसको हाथ की सेल्स ही बनानी है, उसको पैर की सेल्स ही बनानी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई है। और अगर हम आगे बात करते हैं उसके बाद में इसके पेरेंटल केयर होगी और ये कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाएगा ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं प्लांट के अंदर, तो प्लांट के अंदर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होगा कि फर्टिलाइजेशन हुआ, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद में ये आपका ओव्यूल हो गया, ये आपका ओवरी हो गई। ये तो हो गई आपकी ओवरी बाहर वाली, ये ओवरी जो कि किसका? आपका गाइनोसियम का पार्ट है, और ये आपका क्या हो गया? ओव्यूल। तो ओव्यूल पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या होता है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन आपके किस में कन्वर्ट हो जाता है? सीड में कन्वर्ट हो जाता है, जबकि ओवरी आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या बना देती है? फ्रूट बना देती है। ध्यान रहेगा, ये आपके पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है किसमें? प्लांट्स के अंदर। चलिए हम ध्यान रखेंगे कि फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट ही फ्रूट है। अगर फ्रूट बन रहा है यानी फर्टिलाइजेशन होगा, लेकिन अगर हम देखेंगे कुछ फ्रूट्स बनाए गए हैं, सम फ्रूट्स लाइक बनाना इज डेवलप्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन, ऐसे फ्रूट को हम क्या कहते हैं? पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। समझ में रहेगा? पार्थिनोकार्पिक। कार्पिक कहीं अगेन फिर वही फ्रूट से रिलेटेड आ गया, और पार्थिनो यानी विदाउट फर्टिलाइजेशन। पार्थिनो हमने अभी कहाँ देखा था? हनी बी के अंदर, कि बिना फर्टिलाइजेशन के जो हनी बी बन रहा था उसको पार्थिनोजेनेसिस कहा था, और बिना फर्टिलाइजेशन के अगर फ्रूट का बनेगा या कार्प बनेगा तो उसको हम क्या कह देंगे? पार्थिनोकार्पी। चलिए ये हो गया। इसका मतलब क्या है? लेकिन हमने देखा कि इसके अंदर सीड नहीं होता। मतलब एक ब्यूटीफुल सी चीज़ क्या है कि अगर किसी फ्रूट के अंदर सीड बनना है तो उसको ज़रूरी है इंश्योर करना है कि फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होना ही है। यानी विदाउट फर्टिलाइजेशन अ फ्रूट कैन नॉट बियर अ सीड। चलिए ये आपका चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको क्रिस्टल क्लियर तरीके से पूरे एनर्जेटिक वे में एक अच्छी एनर्जी के साथ में आपको पहुँचाए गए, और एक अच्छी एनर्जी के साथ में ही इसको चैप्टर को हमने माइंड अप कर लिया है। अब आपका काम इसके क्वेश्चंस को करना है, इसके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, जो भी इससे रिलेटेड क्वेरीज आ रही हैं उनको सॉल्व करना और अच्छे से रिवीजन करना। चलिए मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ में है, मेरी गुडविल्स आप सभी के साथ में है। आप अच्छे से पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। ठीक है ना? चलिए बाय बाय।